हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इस पूरी थैंक्स मी लेटर सीरीज में कवर करने वाले हैं। कुछ इस हिसाब से पैटर्न रहेगा। पहले आपको कहानी के तौर पे चीजें समझाई जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्व करनी है और कमेंट्स में उसका आंसर लिखकर बताना है। आज जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे क्राइसिस में पैदा हुई दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो बच्चों की तरह है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि वो एक दूसरे की जगह रिप्लेस की जा सकती है, सब्स्टिट्यूट बन सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो होता कुछ यूं है कि वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ता है एलीड पावर्स और एक्सेस पावर के बीच में। सारी की सारी कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, चीजें बर्बाद हो रही होती हैं। ये सभी से इकोनॉमिक जो है हर किसी को लॉस होता है, यानी कि वित्तीय जो है हर किसी को हानि पहुंचता है। अब न्यू हैम्स्टर के एक होटल में एक मीटिंग रखी जाती है जिसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस रखी जाती है 2 हफ्ते तक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ चलती है। यहाँ पे 44 नेशन के डेलीगेट्स बैठते हैं, डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे डिसीजन कुछ इस प्रकार निकल कर आता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका नाम रखा गया था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या सोल्यूशन देती है, 2 चीजों के एक मेजर इंस्टीट्यूट्स के जन्म होते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड योर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों की वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर और एम्स पे काम करते हैं। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि अगर ये दोनों जो है किस लिए आए हैं, इसका क्या कारण है, अगर एक IMF आ चुका है तो वर्ल्ड बैंक के लाने की क्या जरूरत थी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए था, राइट। और जब इतनी डिस्ट्रक्शंस हो चुकी थी, बीच में 1929 का ग्रेट डिप्रेशन भी देख लिया गया था, तो 1930s में ये सारा जो दौर इसमें चला, यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात उठनी जायज थी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसके लिए कहा गया, देखिए IMF जो है मेजरली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आपको हर जगह हेल्प करता हुआ नजर आएगा। वहीं वर्ल्ड बैंक जो है उसका मेन मोटिव है पॉवर्टी इरेडिकेशन, राइट। अब चलिए आगे इसकी पूरी स्टोरी देखते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे होती है जब डॉलर जो होता है, क्योंकि USA हमेशा से प्रधान बनते आए हैं, तो USA सोचते हैं कि सारी चीजें उसकी पावर में है, अपनी करेंसी को आगे रखते हुए बोलती है मेरे इस करेंसी के पीछे बैकएंड में मैं रख रही हूँ गोल्ड, और उसके बाद अपनी करेंसी को प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी एक्सचेंज होगा किसी करेंसी के बीच में वो मेरी करेंसी के थ्रू होगा। कैसे होगा, ये जो डॉलर है इसके पीछे गोल्ड का अच्छा रिजर्व रख दिया, जो भी करेंसी का एक्सचेंज हो वो मेरी करेंसी के तौर पे हो। ये सभी चीजें अलग अलग हटाकर IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ वापस ध्यान देते हैं कि ऐसा क्या था कि IMF का आना काफी जरूरी बन गया, क्योंकि हर एक कंट्री अपनी हुकूमत ज्यादा दिखा रही थी, जो भी डेवलप्ड नेशन थे उस समय के। अब पहले हम लोग ना इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, राइट। इसकी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले ये 1940s के दौर से शुरू होती है, जहां से ये ना अपना वर्क जो है वो करना शुरू करती है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिस्ट्रक्शंस हुई उन सभी चीजों को देखना, पोस्ट वॉर के इकोनॉमिक ऑर्डर्स को देखना, ये यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है। देखिए कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी उससे किस तरीके से निकल के आई, 44 एलीट नेशंस जो थे ना, तो उन नेशंस के थ्रू इसका जन्म हुआ। अब आपको एक बात बता दूं, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ एक नेशन है तो उसकी पावर किस तरीके से मानी जाएगी, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसकी पावर कैसे मानी जाएगी। तो देखिए पहले हम छोटा सा इसको कंप्लीट कर ले। अगर हम लोग IMF की बात करें तो यहाँ पे एक कोटा सिस्टम वर्क करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये कोटा सिस्टम क्या होता है। कोटास आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IMF फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। एक तो पैसों के और स्ट्रक्चर जो है उसे पूरे को किस तरीके से गवर्न किया जाता है, वो कोटा के थ्रू गवर्न किया जाता है। इंडिविजुअल मेंबर कंट्री का हर एक का कोटा रहता है, किसके अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो पूरे वर्ल्ड में उसने बनाई हुई है, राइट। कोटास आर डिनोमिनेटेड बाय द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखिए सबसे पहली बात, अभी स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर ये कोई करेंसी नहीं होती है, ये एक तरह का रिजर्व एसेट है जो IMF का उन्होंने बनाया हुआ है।
बहुत सारी मेजर करेंसीज को लेकर, राइट। अब होता क्या है देखिए, हाउ डज IMF कोटाज आर टू बी यूज्ड, रिसोर्स कंट्रीब्यूशन में ये यूज हो सकते हैं। कोटा डिटरमाइन करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई कितना एक कंट्री को लोन दिया जा सकता है, कितना एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है, कितनी एक कंट्री की वोटिंग पावर रहेगी। अगर हमारे यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस बैठी है उसमें एक कंट्री की कितनी वोटिंग पावर रहेगी, राइट। एक्सेस टू द फाइनेंस कितना, अगेन वही नॉर्मल आपको एक्सेस मिल सकता है लोन्स और इन सबका। SDR एलोकेशन, कितना एक कंट्री को SDR को एलोकेट किया जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक कंट्री को कितने मिलेंगे। अब बात आती है भाई मैम बताइए, अब इसमें साथ में कंप्लीट कर दीजिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है। मैंने आपको बताया स्पेशल ड्राइंग राइट कोई भी करेंसी नहीं है। कोई भी बोले करेंसी है, जी बिल्कुल नहीं, करेंसी नहीं है। द SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, सिर्फ उसके लिए एक एसेट है। द SDR इज नॉट अ करेंसी बट इट्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 कंट्री की जो करेंसीज है उनके अकॉर्डिंग। कौन कौन से, US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनबी एंड द जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी जो है SDR फिक्स्ड है, मतलब चेंज भी होती है पर ये उस अकॉर्डिंग है 5 कंट्रीज के मेन करेंसी की बास्केट के अकॉर्डिंग। अब पर्पस क्या था SDR का, देखिए SDR के बनाने का पर्पस क्या था। द IMF क्रिएटेड SDR सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, और कब बनाया गया था, 1969 के अंदर ये बनाया गया था। When currencies were tied to the price of gold, the US dollar was leading international reserve asset. Again हमने जो भी दिखाया था पिक्चर में वो इसीलिए था क्योंकि US वहां पे भी प्रधानता दिखा रहे थे, US डॉलर अपने आप को आगे कर देते हैं। तो यहाँ होता क्या है, the IMF defined the SDR as equivalent to the fractional amount of gold that was equivalent to the 1 US dollar. गोल्ड को 1 US डॉलर, ये सभी को समान मानकर IMF बोलता है कि हम लोग SDR बनाएंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब आगे इसकी बात करें, When fixed exchange rates ended in 1973, जब fixed exchange rate का सिस्टम एंड हुआ, the IMF redefined SDR as an equivalent to the value of the basket of world currencies, कि पूरे वर्ल्ड करेंसीज की बास्केट के अंदर उसे डाला गया, राइट। द SDR itself is not a currency but an asset, और जो होल्डर्स कैन एक्सचेंज द करेंसी व्हेन दे आर नीडेड, जब उनको जरूरत पड़े वो एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि उनकी जो जरूरत है उस समय पे वो पूरी हो सके। SDR के रिजर्व को, मतलब SDR को कौन होल्ड करता है, कौन उसको रखता है। इंडिविजुअल एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन नॉट होल्ड SDR, आप, मैं या कोई भी अंबानी, टाटा, ये लोग नहीं रख सकते। कौन रख सकता है, IMF मेंबर, द IMF itself hold the SDR. IMF has the authority to approve the other holders as well. The central banks, multilateral development banks, while the individual private entities cannot hold the SDR, which means जैसे इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है से होल्ड कर सकता है, पर अदर मेंबर जैसे इंडिविजुअल हम लोग हुए से नहीं रख सकते अपने पास, राइट। अब वापस अपने पढ़ाई की ओर आते हैं कि देखते हैं भाई इसकी टाइमलाइन के लिए। तो देखिए यहाँ से शुरू होती है वापस, उसके बाद ये जो है IMF के ऑपरेशन शुरू होते हैं, काफी सालों तक, कोल्ड वॉर तक भी ये देखता है 1950s के, राइट। उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब मेंबर नेशंस जो है इसमें से अपनी मेंबरशिप विड्रॉ भी करते हैं, जैसे पोलैंड ने की थी 1950 के अंदर। फिर स्विस कैनाल, जो स्विस कैनाल बनने के समय पे उसमें क्राइसिस आए, वहां पे जो सबसे बड़े क्राइसिस आए थे स्विस कैनाल बनने के समय, इजिप्ट, फ्रांस, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, मतलब उन सभी के बीच में यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस में इकोनॉमिक रेप्लिकेशंस को देखते हुए IMF हेल्प करता है, और IMF को पहली बार रोल जो है निखर के यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहला बिग लोन जो दिया गया था वो IMF ने स्विस क्राइसिस के समय दिया था, IMF को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। फिर डीकोलोनाइजेशन की बात उठती है, जब अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन होती है 1960s में, तब IMF यहाँ पे अपनी पावर दिखाता है, राइट। ऐसे ही वियतनाम वॉर पे, ऑयल शॉक्स के समय पे 1970s के दौर में, तब यहाँ पे IMF का रोल प्ले होता है जब इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका होता है और ऑब्जर्वेशन ये होती है कि ओवर वैल्यूएशन कर दी गई है डॉलर्स की, राइट। ये काफी लंबी आपकी चलती रहती है और ये पूरी कवर करती है 2020 तक का पीरियड।
जहां पे आप लोगों के कोविड-19 पेंडेमिक के समय पे जो हेल्प आईएमएफ ने की थी वो भी देखी गई। 1991 के समय पे जो हमारी पॉलिसीज आई थी, उससे पहले जब इंडिया को भी पैसों की जरूरत थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में यहाँ पे भी आईएमएफ का रोल बहुत बड़ा देखा गया था। चलिए अब वापस अपनी पढ़ाई की ओर आते हैं। ये पूरी इसकी कहानी है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस आईएमएफ क्या है। आईएमएफ जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अचीव करती है सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को। टोटल मेंबर नेशन जी इसके कितने हैं? अगर आप टोटल मेंबर नेशंस की बात करोगे 119 जो है इसके टोटल मेंबर नेशंस है, 191, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। क्या करता है ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को, राइट, जो कि एसेंशियल है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी, जॉब कॉर्पोरेशंस, क्रिएटिविटी एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द नेशंस। इन डिटेल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 191 मेंबर नेशंस है इसके। 44 जो थे नेशंस जो थे इसके फाउंडिंग मेंबर बने थे। 1994 में स्टैब्लिश हुआ था और आज यानी कि 1 ट्रिलियन इज एबल टू लेंड अबाउट $1 ट्रिलियन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। आज तक इसने कितनी वित्तीय सहायता अभी तक प्रदान करी है। आईएमएफ करेगा क्या? देखिए पहला पॉलिसी एडवाइस देता है, पैसों की सहायता देता है, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, चाहे किसी को एड चाहिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, राइट। कैपेसिटी डेवलपमेंट मतलब टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, तकनीकी सहायता भी ये प्रोवाइड करता है। अब बात आती है अगर ये आईएमएफ था तो वर्ल्ड बैंक क्या है? देखिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो चाहता है कि यहाँ से पॉवर्टी हट जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर से। इनका सबसे बड़ा मेन मोटिव शुरू से क्या रहा है? वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, राइट, वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगेन इसकी भी शुरुआत हमें यहाँ पे बताई गई है। देखिए इसकी शुरुआत होती है जुलाई 1944 वही ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ, राइट। इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से ही इसकी शुरुआत हुई। ये बताता है 1946 से 1967 जो था वर्ल्ड बैंक बिल्डर एंड इंजीनियर, किस तरीके से बिल्डर और इंजीनियर का मतलब वो काम करता है पॉवर्टी हटाने के लिए। 1968 से 81 का दौर बताता है, कन्फ्रंट करता है पॉवर्टी हटाने के लिए सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 1982 से 1994 इकोनॉमीज इन दी ट्रांजिशन एंड स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, और 1995 से अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर अब ये ध्यान दे रहा है, राइट। अब बात आती है आईएमएफ जो है अगर वो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हेल्प करता है तो ये वर्ल्ड बैंक क्या सिर्फ पॉवर्टी हटाता है? देखिए इसके प्रमुख 5 अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पूरे समूह को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से पहचानते हैं लोग। इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता है। 5 प्रमुख इसके ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मेगा एंड आईसीएसआईडी। देखते हैं इसको डिटेल में हम लोग। जब आप यहाँ पे बात करते हैं ना आईबीआरडी की, तो आईबीआरडी क्या है आपका? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये करता क्या है? मिडिल इनकम कंट्रीज को, राइट, क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को यहाँ पे पैसे की वित्तीय सहायता जो है प्रोवाइड करता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कुछ चीजों को बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट। आईडीए की जब मैं बात करूंगी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये एसोसिएशन याद रखिएगा हमेशा इंटरेस्ट फ्री लोन या प्रोवाइड करती है, ठीक है। ग्रांट्स मतलब कि सहायता पैसों की जो एक बारी एक तरफा हो पेमेंट और जिसपे आप लोगों को कोई भी चीज वापस प्रदान नहीं करनी उन पुअरेस्ट कंट्रीज को जिन्हें जरूरत है। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है? ये प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। क्या नाम है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी। ये गारंटी जो है क्रॉस बॉर्डर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रदान करती है। नॉन कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। अब बात आती है ICSID की। ये जितने भी आर्बिट्रेशन मतलब कि कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए सहायता प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा, इंडिया क्योंकि एक सोवरजिन बॉडी है
तो वो इसकी कोई भी मतलब इसके डिस्प्यूट में सॉल्व हुई किसी भी एक डिसीजन को अपने सर पर नहीं मानता, बिकॉज इट्स अ सोवर्जन बॉडी। इंडिया जो है हमारा नेशन सोवर्जन है, किसी की भी अन्य देशों की कोई भी ऑब्लिगेशन को मानने का कोई इस पे जोर जो है वो नहीं चल सकता। इसके वही गोल्स रहे कि भाई पॉवर्टी एंड करने, किस तरीके से इसने पॉवर्टी को एंड भी करने के लिए प्रयास करे हैं। इंक्रीज इनकम फ्रॉम द बॉटम 40% ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जितनी भी डेवलपिंग नेशंस है, इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग नेशन, पाकिस्तान इज आल्सो डेवलपिंग नेशन एंड चाइना आर नेबरिंग कंट्री इज आल्सो आर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, बूस्ट क्या करना है इसको भाई, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को बूस्ट करना है और एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना है। देखिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या था। ठीक है, फर्क है, तो ये फर्क क्या है? ये फर्क है आपका सबसे पहला द वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और आईएमएफ में कि देखिए अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट ओनली फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड दोस कंट्रीज इन ट्रांजिशन, जो एक ट्रांजिशन के फेज में है, जो एक कंट्री अपने आप को डेवलपिंग से डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग की ओर ले जाने के प्रयास कर रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑल मेंबर कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज सर्विसेज रिसोर्सेज ऑफ द आईएमएफ, कोई भी चाहे डेवलप्ड है, चाहे डेवलपिंग है, चाहे अंडर डेवलपिंग है, ये सारी कंट्रीज जो है इसका फायदा उठा सकती हैं। एड्रेसेस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, लंबे समय के लिए सहायता प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लंबे समय तक टिका रहेगा। सीक्स टू इंटीग्रेट द कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी टू इंप्रूव द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, सस्टेनेबल ग्रोथ होती रहे, पॉवर्टी जो है कम हो जाए, ये उसके लिए प्रयास करेगा। इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलर सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ द बोरोइंग कंट्रीज, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, जहाँ पे इस कंट्री के लिए कि जहाँ पे इसको पर्टिकुलर सेक्टर में लगता है ये बोरोइंग जो है इस कंट्री को दे देनी, प्रदान कर देनी जरूरी है। ये एड्रेस करता है आईएमएफ छोटे चैलेंजेस को, छोटे समय के चैलेंजेस के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। एनकरेजेस इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन वित्तीय सहायता के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। स्टेबल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को ये बनाता है। अब देख लेते हैं भाई इसका भी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टोटल जो मेंबर्स है वो 187 है, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है, द गवर्नर डेलीगेट स्पेसिफिक टास्क टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेक्स द डिसीजंस ऑन आईबीआरडी एंड लोन्स एंड अदर थिंग्स। प्रेसिडेंट जो है रिस्पॉन्ड करता है बोर्ड को, राइट, और सब कुछ मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कामों को। स्टाफ की बात करें तो भाई 10,000 जो है स्टाफ है, 130 ऑफिसेज है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व के स्तर पे। यहाँ पे दिखा रखे कि भाई वोटिंग पावर्स और उसके शेयर्स दिखाए हुए हैं। सबसे मेजर जो है यूनाइटेड नेशंस के पास है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जापान के पास है, फिर जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, देन चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा था वीडियो के एंड में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, अब आप लोगों को आंसर इसका करके दिखाना है, राइट। लिखा हुआ है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप लोकेटेड, विश्व बैंक समूह मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, पेरिस फ्रांस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फाउंडेड? आईबीआरडी किस ईयर में पाया गया था, इसको कब घोषित करा गया था कि आईबीआरडी एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है? इसके ऑप्शन है 1944, 1945, 1956 और 1960। Which two institutions together are referred to as the World Bank? कौन ऐसे दो मुख्य वर्ल्ड बैंक के एक ग्रुप को मिलाकर एक वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है और वर्ल्ड बैंक जो है, दो ऐसे कौन से बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाएगा? आपका ऑप्शन ए है आईबीआरडी एंड आईएफसी, सेकंड आपका ऑप्शन है आईडीए, एमआईजीए, सी है आप लोगों का आईबीआरडी और आपका आईडीए, डी है आईएफसी एंड एमआईजीए। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है विच इंस्टीट्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पोस्ट वॉर यूरोप?
कहते हैं कौन सी ऐसी संस्था है जो युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराई गई थी? आईडीए, आईवीआरडी, आईएफसी या फिर एमआईजीए। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज जो है, आप लोगों को पहली सीरीज का पहला पार्ट जो है वो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिली है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट इसकी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।